नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लिस्टीरिया इज अ फूड बॉर्न पैथोजन दैट कॉजेज माइल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम टू मूव फ्रॉम वन होस्ट सेल टू अनदर इट पॉलीमराइजेज एक्टिन इनटू अ कॉमन टेल लाइट स्ट्रक्चर। ये कह रहा है कि लिस्टीरिया एक पैथोजन है जो एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स देता है और ये एक सेल से दूसरे सेल में मूव करने के लिए एक्टिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको कॉमेट की तरह अपने टेल पे पॉलीमराइज कर लेता है। तो ये कंसिडर की ये अगर आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ये आपका लिस्टीरिया है, तो ये अपने टेल पे एक्टिन के मॉलिक्यूल्स को पॉलीमराइज कर लेता है जिसकी वजह से ये आगे मूव करता रहता है। तो अगर ये आगे मूव कर रहा है तो धीरे धीरे ये दूसरे सेल में ऐसे एंटर कर जाता है रॉकेट की तरह। इसके लिए फेमस है कि ये रॉकेट मैकेनिज्म से मूव करता है। तो अगर हमें इतनी सी इन्फॉर्मेशन इस बारे में पता है, ये तो क्वेश्चन में भी दे रखी है, और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास और पता है कि ये मूवमेंट करने के लिए एक्टिन फिलामेंट्स का यूज़ करता है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पे भी एक्टिन फिलामेंट्स की बात आएगी तो वो एक्टिन फिलामेंट्स में उसको किसी मोटर की ज़रूरत नहीं है मूव करने के लिए। तो वो एक्टिन फिलामेंट्स अपने आप ही मूवमेंट कर रहे हैं, जिसमें जैसे कि इस इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है और हमें पता भी है इन्फॉर्मेशन कि एक्टिन फिलामेंट से आपका मॉलिक्यूल जो है मूव कर सकता है। तो जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास पता चलती है तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है, लिस्टीरिया हैज़ इट्स ओन सरफेस मायोसिन 2 मोटर, तो इसको कोई मोटर की ज़रूरत नहीं है। तो डी ऑप्शन हमेशा हमारा एकदम से गलत हो जाता है। जैसे ही डी ऑप्शन गलत होता है तो हमारे पास ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 हम रूल आउट कर सकते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, सेकंड और थर्ड। अब इसमें से ए ऑप्शन कॉमन है तो प्रोबेबिलिटी है कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा, जो ए पॉइंट उन्होंने दिया है, और वो है भी करेक्ट। क्या दिया है उन्होंने प्रोटीन ए पॉइंट, लिस्टीरिया हैज़ ऑन इट्स सरफेस अ प्रोटीन कॉल्ड एक्ट ए। ये बात सही है कि लिस्टीरिया के सरफेस पे प्रोटीन है एक्ट ए, तो ये ए पॉइंट सही है। अब हमें सेलेक्ट करना है बी और सी में से कौन सा पॉइंट हमारा करेक्ट है। तो अब हमें देखना है कि लिस्टीरिया, सी पॉइंट क्या कह रहा है, लिस्टीरिया हैज़ ऑन इट्स सरफेस गामा ट्यूबुलिन। अब क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब भी ऐसी कोई रॉकेट मैकेनिज्म को यूज़ करता है जिसमें एक्टिन फिलामेंट यूज़ कर रहा है तो उसमें गामा ट्यूबुलिन का कोई रोल नहीं होता। गामा ट्यूबुलिन का रोल आपका माइक्रोट्यूब्यूल के केस में आता है। तो जैसे ही माइक्रोट्यूब्यूल का केस आएगा तो माइक्रोट्यूब्यूल की कोई बात हो ही नहीं रही है इसमें, तो हमेशा इस केस में हमारे पास ऑप्शन सी भी जो है उसको हम रूल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है ए एंड बी, जो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। लिस्टीरिया कैन एक्टिवेट ARP2/3 कॉम्प्लेक्स, ये बात सही है। तो हमारे पास इस केस में सिर्फ सेकंड ऑप्शन ही फिट बैठ रहा है क्राइटेरिया में, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया एंड आर्किया डिफर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द टू। इसमें हमें जो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया और आर्किया की, उसके डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करना है। इसमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो 2-3 पॉइंट जो हमारे पास ऑलरेडी पता है बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन के बारे में। वो एक पॉइंट क्या है कि फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन जो होती है उसमें जो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, जो शुगर मॉलिक्यूल है, वो हमेशा डी फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और अमाइनो एसिड्स आपके एल फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो अब इसमें चेक कर लेते हैं कि डी फॉर्म में कौन सा शुगर का या ग्लिसरॉल की जो प्रेजेंस है किस किस ऑप्शन में है। इस ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड कंसिस्ट ऑफ डी ग्लिसरॉल, एक ये ऑप्शन है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में एल ग्लिसरॉल है तो इसको काट देते हैं। थर्ड ऑप्शन में भी डी ग्लिसरॉल है। फोर्थ ऑप्शन में भी आपके पास एल ग्लिसरॉल है। तो सीधे सीधे आपके सेकंड और फोर्थ ऑप्शन तो रूल आउट कर दिए। अब आपके पास बचे ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड। अब इसमें आगे चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है कि डी ग्लिसरॉल लिंक्ड टू हाइड्रोफोबिक चेन्स टेल्स विद ईस्टर बॉन्ड। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन है, वो उसमें कौन से बॉन्ड होता है, ईस्टर बॉन्ड होता है या ईथर बॉन्ड होता है। तो ये बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में हमारे पास हमेशा ईस्टर बॉन्ड होता है। और अगर अब आपके पास इन्फॉर्मेशन आर्कियल मेम्ब्रेन की नहीं भी है तो हमारे पास अगर इन्फॉर्मेशन सिर्फ बैक्टीरियल मेम्ब्रेन की है तो भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास बैक्टीरिया की फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन में जो बॉन्ड्स हैं वो आपके ईस्टर बॉन्ड है। तो जैसे ही पहले ऑप्शन में हमारे पास ईस्टर बॉन्ड है तो ये ऑप्शन सही है। अगर हम थर्ड ऑप्शन में देखें तो थर्ड ऑप्शन उन्होंने बोला है कि
डीग्लिसरॉल है और उनके पास ईथर बॉन्ड है फॉस्फोलिपिड्स में मेम्ब्रेन में। तो ये ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ इस स्टेप पे गलत हो जाता है। सिर्फ ऑप्शन 1 ही बचता है जो सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। तो अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन आर्कियल मेम्ब्रेन की नहीं भी है, सिर्फ बैक्टीरियल मेम्ब्रेन की थी, तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा सा लॉजिकली डिराइव्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझते हैं, करना क्या है। डिलीशन एनालिसिस ऑफ अ प्रोमोटर रीजन ऑफ अ जीन was carried out to identify the regulatory elements in it. In the figure below, the filled boxes denote the areas of deletion and the observed activities of the promoter are as shown. अब इसमें क्या किया है, इन्होंने डीएनए के पोर्शन लिया है, जीन का पोर्शन लिया है, जिसमें से कुछ पोर्शन को इन्होंने काट के अलग अलग एनालिसिस करा है एक्टिविटी का। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होनी चाहिए कि अगर एक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो रही है तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पर उस पोर्शन में आपका रिप्रेसर जो साइट थी या जो रिप्रेसर मॉलिक्यूल था वो या तो डिक्रीज हो गया है या वो वहाँ से माइनस हो गया है, यहाँ से यानी कि वो डिलीट हो गया है। और अगर आपकी एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो वहाँ पर आपका रिप्रेसर की एक्टिविटी या फिर आपकी जो समझ लीजिए कि जो पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन या उसकी प्रेजेंस बढ़ रही है। ठीक है, तो अब पहले देखते हैं जब इन्होंने क्या किया है कि जब -250 से -300 तक का जो उन्होंने सीक्वेंस लिया है जीन का, उसमें इनकी एक्टिविटी 100 आ रही है। तो ये एक स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे कि यहाँ से अभी तक इन्होंने कुछ डिलीट नहीं किया है, सीक्वेंस था। अब दूसरे केस में जब ये लेकर चल रहे हैं -200 से -300 तक, उस केस में इनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। तो यानी कि जब 300 से 250 में तो इनकी एक्टिविटी 100 थी, और जब 250 से 200 वाला जो ऑप्शन है, जो पोर्शन है, जब उसको उन्होंने ऐड किया है तो एक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। एक्टिविटी इंक्रीज होने का मतलब क्या था, यहाँ से आपका जो नेगेटिव रेगुलेटरी एलिमेंट है या तो उसकी वो डिलीट हो गया है। तभी तो एक्टिविटी बढ़ेगी, जब उसमें जो रिप्रेसर प्रोटीन था वहाँ पर वो काम नहीं करेगा तब उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो यानी कि 200 से 250 के बीच में आपका रिप्रेसर प्रोटीन प्रेजेंट है। आपके इसमें ऑप्शन देखते हैं, कोई ऐसा ऑप्शन है इसमें -200 से 250 के बीच में एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, द रीजन बिटवीन -200 -250 हाउसेस अ नेगेटिव रेगुलेटरी एलिमेंट, जो हमारे एनालिसिस के हिसाब से सही बैठ रहा है। तो यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद देखते हैं और चेक करते हैं, इसमें ऑप्शन के हिसाब से चेक कर लेते हैं ताकि हम लोगों को थोड़ा सा और ईजी रहे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये कह रहा है द रीजन बिटवीन -100 एंड -50 हाउसेस अ पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट। तो इसको सॉल्व करने से -50 और -100 पे जाने से पहले बाकी के हम सॉल्व करते हैं ताकि तभी चीज़ें समझ में आएंगी। हमने -200 तक सॉल्व कर लिया, अब -50 से -200 तक अगर सॉल्व करें तो इसमें भी एक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो रही है। यानी कि ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि ये वाला जो पार्ट है ये कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, सिर्फ ये पार्ट दोनों में कॉमन था, इसी की वजह से एक्टिविटी सेम आ रही थी। तो ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि यहाँ पे एक नेगेटिव रेगुलेटरी एलिमेंट था। ठीक है, उसके बाद हम चेक करते हैं -100 से -150 तक। इसमें क्या हुआ है, -100 से -150 तक में आपकी एक्टिविटी डिक्रीज हो गई है। अब एक्टिविटी डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि आपका वहाँ पे कोई एक्टिविटी डिक्रीज हो गई है, तो यानी कि यहाँ पे रेगुलेटरी एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी कि पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यानी कि जो रिप्रेसर है वो प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आपकी एक्टिविटी डिक्रीज हो गई है। तो अब इसमें क्योंकि अब इन दोनों चीज़ों को चेक करें, इन दोनों चीज़ों में एक्टिविटी डिग्री है और इन दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला सीक्वेंस कॉमन है। तो और ये वाला सीक्वेंस इसमें नया ऐड हुआ है, तो यानी कि इस नए वाले एडिशन जो सीक्वेंस है इसमें आपका जो रेगुलेटरी एलिमेंट है, पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट, वो प्रेजेंट होगा। यानी कि -150 से -100 के बीच में आपका कोई रेगुलेटरी एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी कि वहाँ पर पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, -150 से -100 तक आपका पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट प्रेजेंट है। अब उस चेक करते हैं -50 से -100 तक। अब ये हमें पता है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट है और यहाँ पर एक पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट होगा क्योंकि दोनों सेम है। अब लेकिन एक्टिविटी क्योंकि सेम हो गई है, यहाँ पर एक्टिविटी चेक करें तो इस वाले की भी 50 है और इस वाले की भी 50 है, तो यानी कि इस वाले चीज़ का, इस वाले सीक्वेंस का कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। तो यानी कि -50 से -100 का कोई रोल नहीं है क्योंकि एक्टिविटी आपकी सेम है। तो अगर आप ऑप्शन ए सेलेक्ट करें तो रीजन बिटवीन -100 और -50 हाउसेस ऑफ पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है क्योंकि इस जो हम एनालिसिस कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग इस वाले पोर्शन का कोई रोल नहीं हो रहा है एक्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज करने में। उसके बाद ये ऑप्शन ये कह रहा है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है रीजन बिटवीन 150 एंड 200, 150 एंड 200 के बेस में कह रहा है पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट। 150
और 200 के बीच में जो एलिमेंट है वो भी आपका पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन सी भी गलत हो जाता है, सिर्फ ऑप्शन बी ही बचता है जो ऑप्शन सही है, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो पहला इसमें यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन के रिलेटेड बात हो रही है। तो 5 स्टेटमेंट्स हैं, हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है या कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज 3 सिंथेसाइजेस एमआरएनए इन न्यूक्लियोप्लाज्म। ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है वो आपका एमआरएनए को सिंथेसाइज नहीं करता है। वो जो पॉलीमरेज 1 है वो आपको टीआरएनए करता है, जो पॉलीमरेज 2 है वो आपका एमआरएनए करता है, और जो आपका पॉलीमरेज 3 आरएनए पॉलीमरेज 3 है वो आपका आरआरएनए को करता है। तो ए ऑप्शन आपका सीधे सीधे गलत हो जाता है, और जैसे ही आपका ए ऑप्शन गलत होता है आपके 2 ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन फोर्थ आपका गलत हो जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन सेकंड और थर्ड बचता है। अब सेकंड और थर्ड में आपको बी और ई में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बी भी कॉमन है, ई भी कॉमन है, तो बी और ई तो करेक्ट होंगे ही। अब जो डिसीजन फैक्टर है वो बेसिस डिपेंड करेगा सी और डी पे। तो हम सीधा चलते हैं सी की तरफ, या बी को अगर हम एनालाइज करना चाहें तो बी एनालाइज क्या, बी पॉइंट क्या कह रहा है, द टारगेट प्रोमोटर फॉर आरएनए पॉलीमरेज 3 इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय बाइपार्टेट सीक्वेंस। तो ये बात सही है कि हम लोगों ने पढ़ा है कि आपका आरएनए जो आपका यूकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस चल रहा होता है तो आपका एक बॉक्स ए होता है, एक बॉक्स बी होता है, तो यानी कि कभी कभी ये बॉक्स सी भी हो जाता है, तो ये बाईपार्टेट सिस्टम है, तो ये बी ऑप्शन सही है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। द असेंबली फैक्टर्स TF3A and TF3C assist the binding of positioning factor TF3B at the precise location। ये बात भी सही है। ये अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस यूकैरियोट्स में पढ़ा है तो उसमें सबसे पहले आकर बाइंड करता है आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर C, जो प्रमोट करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर A की बाइंडिंग को, जिसकी बाइंडिंग की वजह से आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर B बाइंड करता है, जिसकी वजह से टाटा बाइंडिंग प्रोटीन आगे ऐड करते हैं, और जिसकी वजह से आपका आरएनए पॉलीमरेज आकर इस पूरे कॉम्प्लेक्स से बाइंड करता है, जो आपका फर्दर ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को कैरी आउट करता है। तो सी ऑप्शन सही है। जैसे सी ऑप्शन सही होता है आपका पास एक ही ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, जिसमें ऑप्शन सही है बी, सी और ई, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फिगर बिलो शोज द स्ट्रक्चर ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क। हम आपको पता है रेप्लिकेशन फोर्क ऐसी ही डिजाइन होती है, जैसे आपकी ये एक रेप्लिकेशन फोर्क है, ये आपका 5 प्राइम है, ये आपका 3 प्राइम है, ये आपका 3 प्राइम है, ये आपका 5 प्राइम है। तो हमेशा जो डीएनए की जो पॉलीमराइजेशन होती है, जो रेप्लिकेशन होती है, वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। तो ये हमें पता है कि एक आपका लैगिंग स्ट्रैंड बनता है, एक आपका लीडिंग स्ट्रैंड बनता है। लीडिंग स्ट्रैंड हमेशा आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाएगा, और आपका जो लैगिंग स्ट्रैंड्स हैं वो आपके पीसेस में सिंथेसाइज होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, जो हमेशा जिनको हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, या वो इस डायरेक्शन में सिंथेसाइज होंगे, क्योंकि सिंथेसिस तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होनी है। तो अब इसमें क्या है, ऑप्शंस पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। ए ऑप्शन क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट्स द लीडिंग स्ट्रैंड वाइल। ए जो फर्स्ट पॉइंट है वो रिप्रेजेंट्स द लीडिंग स्ट्रैंड, ये आपका सही है कि ये आपका लीडिंग स्ट्रैंड है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रिप्रेजेंट्स द ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, ये बात भी सही है कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपके ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ए आपका ऑप्शन सही है। उसके बाद ए ऑप्शन सही होने के बाद तो सेकंड ऑप्शन आपका कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अमंग द ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट सिंथेसिस ऑफ 4 अकर्स प्रायर टू द सिंथेसिस ऑफ थर्ड एंड सेकंड। अभी क्या कह रहा है कि जब ओकाज़ाकी जो सिंथेसिस है उसमें सबसे पहले आपका 4th सिंथेसिस होगा, उसके बाद 3rd सिंथेसाइज होगा, उसके बाद 2nd सिंथेसाइज होगा। जो बात सही है कि आपका जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम से सिंथेसिस होती है पीछे की तरफ जुड़ता जा रहा है। आपका जो पॉलीमरेज है वो यहाँ पर लगा हुआ है, तो आपका वो पॉलीमरेज पीछे की तरफ जा रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन है। तो आपका पहले 4th वाला ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बनेगा, फिर आपका 3rd वाला ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बनेगा, फिर आपका 2nd वाला। तो आपका बी ऑप्शन सही है। तो ए और बी का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 3rd ऑप्शन। तो हमारे पास 3rd ऑप्शन करेक्ट कर देते हैं इसमें।